तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने से पहले इसके रेजोनेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। रेजोनेंस कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन दोनों में ही होती है, लेकिन ये पहले पढ़ा चुका हूँ क्लास के अंदर, और नए बच्चों के लिए बता दूँ मैं ये चीज़ कि रेजोनेंस कार्बोक्सिलिक एसिड में लेस इंपॉर्टेंट है और कार्बोक्सिलेट आयन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर की वजह से ये पाई बॉन्ड इस तरफ डिसलोकेट हो सकता है। जब पाई बॉन्ड इस तरफ जाएगा तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा इसका ये कि RC+O- और H। इसमें हम ऑक्सीजन के लोन पेयर भी दिखा सकते हैं। इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर इस ऑक्सीजन पे होते हैं, और इस वाले पर अब हो जाएंगे 3 लोन पेयर्स। इस पर अभी 2 लोन पेयर है। अब इस कार्बन की वेकेंट ऑर्बिटल ऑक्सीजन की फील्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगी, तो यहाँ बनेगा एक पाई बॉन्ड, और स्ट्रक्चर हम ऐसे शो कर सकते हैं कि RCO- और इस ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज और रह गया एक लोन पेयर। इस पे स्टिल 3 लोन पेयर है। अब यहाँ पर हम देखें जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है इसके 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों ही डिसिमिलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और जब ये स्ट्रक्चर डिसिमिलर होंगे तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन यहाँ पर प्रॉपर होगा ही नहीं। और अब हम कार्बोक्सिलेट आयन की बात करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिएगा इस थर्ड स्ट्रक्चर की वजह से ही यहाँ पर आयनाइजेशन हो रहा है कि ऑक्सीजन ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जब एच इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एच से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसको मैं अगले स्ट्रक्चर में शो करूँ कि यदि इसको सहारा मिल गया किसी बेस का, तो अब ये एच से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो मान लीजिएगा यहाँ इसको OH- मिलता है बेस, तो उसकी प्रेजेंस में ये RCO- और डबल बॉन्ड O बचेगा और प्लस H2 निकल जाएगा। अब इस कार्बोक्सिलेट आयन में होती है रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से इसमें स्टेबलाइजेशन इस तरह से होगा कि मान लो यहाँ 3 लोन पे, जो बताया था मैं 3 लोन पेयर यहाँ होते हैं, अब यहाँ पर 2 हैं, नॉर्मल है ये, तो ये लोन पेयर यहाँ आए और ये बॉन्ड पेयर लोन की फॉर्म में चला जाए, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर अगला बनेगा हमारा RC:O और O-। अब यहाँ बचेंगे आपके 3 लोन पेयर और यहाँ बचेंगे 2। अब ये दोनों स्ट्रक्चर, ये 4th एंड 5th, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। नोट्स में अभी दिखा रहा हूँ, नोट्स में मैंने ये चीज़ दे रखी है, ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज़्यादा है, क्योंकि रेजोनेंस के पोस्टुलेट्स के हिसाब से जितनी सिमिलरिटी ज़्यादा होगी रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बीच में, उतनी ही ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा और रेजोनेंस एनर्जी का लेवल हाई होगा। तो इस नाते से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल। यदि हम कंपेयर करें किसी और, जैसे कि फिनॉल से बनने वाले फिनॉक्साइड आयन से या अल्कोहल से बनने वाले अल्कोहल आयन, उन मुकाबले ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इज लेस इंपॉर्टेंट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मोर इंपॉर्टेंट फॉर कार्बोक्सिलेट आयंस। अब इसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है जो मैं नोट्स में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखिएगा, इस बात का हमारे पास सबूत भी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है, दोनों बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है। C=O की 1.20 एंगस्ट्रॉम है और C∭OH की 1.34 एंगस्ट्रॉम है। बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होने का मतलब ये एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ है। इसका डिफरेंट होने का मतलब ये कि रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस होती तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थोड़ी बढ़ती, क्योंकि सिंगल बॉन्ड करेक्टर आता है उसमें, और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ घटती क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है। जबकि कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर दोनों ही बॉन्ड लेंथ सेम आ जाती हैं, दीज आर ऑफ 1.27 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये डबल बॉन्ड से बड़ी हैं और सिंगल बॉन्ड से छोटी हैं। इसका मतलब कार्बोक्सिलेट आयन में ही रेजोनेंस इफेक्टिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर नहीं है। चलिए, अब ये बात यहाँ लिखी हुई भी है, आप देख सकते हैं सारी जो बात मैंने आपसे एक्सप्लेन की सब लिखा हुआ है। रेजोनेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। बॉन्ड लेंथ के इशू पर देखिएगा, जैसे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट एंड एसिडिक ग्रुप हैज बोथ चार्जेस। तो ये भी पहले बता चुका हूँ कि रेजोनेंस जब भी इंपॉर्टेंट होती है जब उसके अंदर सिंगल चार्ज है। जब डबल चार्ज होता है तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होते। अब इक्विवेलेंस आती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक आयन में, विच टेल्स दैट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर कार्बोक्सिलिक आयन, और ये बॉन्ड लेंथ के ऊपर सपोर्ट भी हो रही है। इसकी वजह से इसकी हाई रेजोनेंस एनर्जी भी होती है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में काफ़ी कम है। चलिए,
अब इस रेजोनेंट स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट की वजह से ही एसिडिक करेक्टर होता है किसी भी एसिड के अंदर। अब इस एसिड करेक्टर को हम रिएक्शन के शुरू शो करेंगे। मान लीजिएगा पानी एक बेस के रूप में है और यहाँ पर ये RCOOH डिसोशिएट हो रहा है पानी के प्रेजेंस में, तो RCOO माइनस में और H3 प्लस में बनना है। अब इक्विलिब्रियम के लॉ के हिसाब से यदि प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी और प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होगी। तो यहाँ पर RCOO माइनस स्टेबल है, इसलिए रिएक्शन इजीली फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ बेस जस्ट लाइक वाटर और अदर बेसेस। अब इसके किसी भी एसिड के एसिड करेक्टर को हम लोग इक्विवेलेंट कांस्टेंट Ka के फॉर्म में शो करेंगे, जिसे बोलेंगे एसिडिटी कांस्टेंट। हालांकि फिजिकल में जब पढ़ाया जाता है एसिड के करेक्टर को तो उसे बेसिसिटी कहते हैं, बेस के करेक्टर को एसिडिटी कहते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्योंकि अलग अलग ये है इश्यूज हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक स्ट्रेंथ को एसिडिटी से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो इसमें। तो यहाँ पर हम जो एसिडिटी लेंगे वर्ड, तो इट मीन्स एसिडिक करेक्टर। अब बात करते हैं यहाँ पर Ka कैसा होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा Ka वो हमारा वो राइट हैंड की कंसंट्रेशन मीन्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टिंग कंसंट्रेशन होती है। और यदि Ka की वैल्यू हायर होगी तो एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। और आप जानते हैं कि Ka का नेगेटिव लॉगरिथम जो होता है वो Pka होता है, और यदि Ka की वैल्यू हायर होगी तो Pk लोअर होगा। इसका मतलब लोअर द वैल्यू ऑफ Pk स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। अब जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, या आप कहें कार्बोक्सिलेट आयन पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कम होगा उतना कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और उतना एसिड का एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा। इस बात को हम कुछ यूँ भी समझें कि जब कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है तो RCOOH टूट रहा है कार्बोक्सिलेट आयन में इन प्रेजेंस ऑफ सम बेस, या फिर आप इसको हम नई तरह से दिखाते हैं कि ये किसी बेस की प्रेजेंस में टूट रहा है RCOO माइनस में और H प्लस में। अब जब ये अलग हो रहे होंगे तो हमें बैक अट्रैक्शन होगा ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। यदि H प्लस को हम वापस खींच रहे हैं और इस पर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ा दें तो H प्लस को वापस खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन यदि हम नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी यहाँ पर घटा देते हैं तो H प्लस को वापस लेने की टेंडेंसी काफ़ी कम हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा ग्रुप जो RCOO पर लगा हुआ हो और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता हो, वो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम करेगा तो H प्लस को छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और कोई भी ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो RCOO माइनस पर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ाए तो H प्लस को वापस खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ये चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो विद द हेडिंग इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी। तो जरा देखिएगा, जैसे कि हमने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे और नेगेटिव चार्ज की यदि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो H प्लस को छोड़ने की टेंडेंसी घटती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन एंड डिक्रीज दस द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसमें देखिएगा जैसे फॉर्मिक एसिड है, K वैल्यू इसकी 17.7 10⁻⁵ है। मैं एक चीज़ आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ कि Ka मान लीजिए इसका फॉर्म कैसे का 17.7 10⁻⁵ है। तो हम दोनों साइड 10⁵ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैथमेटिकली, तो 10⁵ इक्वल टू होगा 17.7। तो इसको हम एक नए कांस्टेंट K डैश कर रहे हैं, जिसका मतलब हो जाएगा K डैश इक्वल टू K इंटू 10⁵। तो यहाँ पर यूजुअली हमने K 10⁵ या K डैश को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो फॉर्मिक एसिड का 17.7 है विच इज मच हायर देन दैट ऑफ एसिटिक एसिड विच इज 1.75। अब हम यहाँ पर यदि प्लस आई इफेक्ट बढ़ाते आ रहे हैं, जैसे हमने मिथाइल से इथाइल ग्रुप लगा दिए यहाँ पर, तो ये K वैल्यू और घट गई। यदि हमने यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया तो K वैल्यू और घट जाती है, और ट्रशीब्यूटाइल ग्रुप है तो K वैल्यू और कम हो जाएगी। इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज इसमें नहीं है मेरे पास में। अब इसका उल्टा चलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ को घटाएगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा भी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करते हैं, दे इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन बाय डिक्रीजिंग चार्ज इंटेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन कौन से, जो कार्बोक्सिलेट आयन के है। तो जैसे CH3COOH है, यदि हम इसके H को हटाकर एक Cl लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो क्लोरोएस्टिक एसिड की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी, एसिड की स्ट्रेंथ, इट बिकम स्ट्रॉन्गर एसिड। अब एक क्लोरीन ऐसा काम कर सकता है तो ज़्यादा क्लोरीन ज़्यादा काम करेंगे, तो मोर द नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप्स स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। जैसे एस्टिक एसिड से हमने क्लोरोएस्टिक एसिड लिया, डाइक्लोरोएस्टिक एसिड लिया, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड लिया, तो एसिड स्ट्रेंथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जाती है। और K × 10⁵
ये 1.75 136 10⁻⁵ हो जाएगा, 5530 10⁻⁵ और 23200 10⁻⁵। और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो मिनरल एसिड की टक्कर की होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अब क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की वजह से या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ा देंगे तो एसिड स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। अब जैसे कि मान लिया एसिटिक एसिड पर हमने आयोडीन लगाया, आयोडो एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर 1.75 से Ka- की वैल्यू 67 हो गई। और यदि हम यहाँ पर Br लगा देते हैं, Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, तो ये 125 हो गई। क्लोरीन लगाते हैं तो 136 हो गई, और फ्लोरीन लगाते हैं तो इट बिकम्स 260, मीन्स के हो जाएगी 260 इंटू 10⁻⁵। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ती जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। अब एक इश्यू आता है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। आप जानते हैं कि ये -I ग्रुप जो होते हैं डिस्टेंस के साथ में अपना इफेक्ट कम करते चले जाते हैं, या आप कहें कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ प्लस हो चाहे -I हो, वो डिस्टेंस के साथ कम होता चला जाएगा। तो क्लोरीन जितना पास होगा COOH ग्रुप के, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर अल्फा क्लोरो ब्यूटारिक एसिड है, नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, यह बीटा क्लोरो ब्यूटारिक एसिड है, गामा क्लोरो है, ये ब्यूटारिक एसिड है। तो यहाँ पर अल्फा क्लोरो में ये इसकी 2.86 है, पीके वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं हम इस टाइम यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पीके वैल्यू बढ़ के 4.05 हो गई। अब पीके वैल्यू बढ़ी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई, और काफ़ी फर्क पड़ गया इन दोनों में। अब इसको यदि हम गामा क्लोरो एसिडिक एसिड की बात करें तो फिर रिड्यूस हो जाती है, पीके वैल्यू बढ़ती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो जाती है 4.52, और ब्यूटारिक एसिड इसमें कोई इलेक्ट्रोन ग्रुप ही नहीं है तो यहाँ पर हो जाते हैं 4.82, और ये वीक एसिड है इन चारों में। अब एक चीज़ और आती है, यदि हम COOH ग्रुप के पड़ोस वाला कार्बन, उसको हमने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाया था, तो हम उसके अंदर S करैक्टर बढ़ा के भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा सकते हैं उसकी। जैसा हमने कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर एसिटिक एसिड को ये विनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड से, या आप कहें एक्रिलिक एसिड भी बोलेंगे इसको। तो यहाँ पर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज़्यादा होती है, और sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो sp2 से भी ज़्यादा होती है। ये हम पहले भी समझा चुके हैं, और बाकी बच्चे समझ लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है वो sp कार्बन या कोई भी एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 एंड विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। तो उस नाते से हम देखते हैं यहाँ पर कि CH3 CH2 COOH में अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो P की वैल्यू 4.9 है, और यदि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अल्फा कार्बन, तो दिस इज 4.2 P की वैल्यू, तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी। और यदि अगले में हम देखते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो यहाँ पर 1.8 P की वैल्यू है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। चलिए अब देखते हैं कि -I ग्रुप्स का जो इफेक्ट होता है बेंजीन रिंग से कैसे काम करता है। बेंजीन रिंग के बारे में बताया जाता है, लोग कहते हैं कि रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा COOH ग्रुप से, लेकिन मैंने कई जगह पर इसको देखा है, और मैं आपको क्लास में पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि COOH ग्रुप और बेंजीन रिंग दोनों अलग अलग प्लेन्स में होते हैं, तो उसमें रेजोनेंस की गुंजाइश ही नहीं है। इसको मैं बेंजोइक एसिड की अलग स्टडीज़ में जो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे वहाँ पर इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन किताब वाली जो कई किताबें जो इस तरह शो कर रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ गलत है। अभी मैं जगदम्बा सर का आपकी बुक है उनकी दिखा देता हूँ वो चीज़ भी, कि लोग शो करते हैं कि ये बॉन्ड इस तरह से टूटा, उस O पे नेगेटिव चार्ज, C पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, और इस रेजोनेंस में फिर वो क्या शो करते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सॉरी, अब यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ ये रेजोनेंस शो करते हैं। लेकिन जगदम्बा सर का कहना है, और बाकी कई जगह भी देखा है मैंने, कि जब ये COOH ग्रुप और बेंजीन रिंग दोनों अलग अलग प्लेन्स में है तो रेजोनेंस तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइडवाइज ओवरलैपिंग के लिए जब कार्बन और ये दोनों कार्बन एक प्लेन में हो और इनकी p ऑर्बिटल्स एक प्लेन में हो तभी जाकर इनमें ओवरलैपिंग हो सकती है। तो इनकी p ऑर्बिटल्स अलग अलग प्लेन में है तो इनमें साइडवाइज ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, तो इस तरह का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन बेंजीन रिंग जो होती है, क्योंकि उससे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये COOH ग्रुप के ऊपर जो अभी दिखाया था एक्रिलिक एसिड के अंदर वही करेक्टर शो करेगी कि ये बेसिकली यहाँ पर -I इफेक्ट शो करती है, तो इसके नेगेटिव चार्ज को डिक्लोराइज करती है, यानी बेंजोटाइन के, तो बेंजोटाइन स्टेबलाइज हो जाएगा और बेंजोइक एसिड बिकम्स स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। हाउएवर फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो बेंजोइक एसिड से जाता है, इस इश्यू को अलग से डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर SCOOH भले ही बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर है, बट बेंजोइक स्ट्रॉन्गर
देन एस्टिक एसिड, और हम बीच में एक चीज़ और लेते हैं यहाँ पर, ये फिनाइल एस्टिक एसिड है। यहाँ पर CH2 बीच में आने की वजह से बेंजीन का माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज हो गया, डिस्टेंस बढ़ गई, इसलिए ये यहाँ पर इसको CH2 के माइनस आयन को, यानी CH माइनस आयन को स्टेबलाइज बेटर नहीं कर पाएगा। तो बेंजीन का माइनस आई इफेक्ट यहाँ अच्छा खासा काम कर रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गई है, कम हो गया, इसी वजह से यहाँ पर एसिड स्ट्रेंथ कम हुई है, क्योंकि पी के वैल्यू 4.2 से 4.3 हुई है, बढ़ी है। एस्टिक एसिड में 4.8 है, और यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, उल्टा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा COOH की तरफ, तो ये COO माइनस की स्टेबिलिटी को घटाएगा और एसिड स्ट्रेंथ को भी घटाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये आता है पॉइंट के कार्बोक्सिलिक फॉर्मिक एसिड जो है वो बेंजोइक से स्ट्रॉन्गर क्यों है, जबकि बेंजीन 6H5 ग्रुप जो होता है माइनस आई इफेक्ट क्रिएट कर रहा है H के मुकाबले। तो इसमें आता है कि बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जरा मैं इसको ऐसा शो करूं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये भले ही मेसोमेरिक इफेक्ट शो ना कर पाए, लेकिन ये इसके ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को, जो कि कार्बोक्सिलिक आयन के अंदर कभी यहाँ शो करते हैं, कभी यहाँ शो करते हैं, इसको मान लिया हमेशा शो करते हैं, तो हाफ माइनस यहाँ शो किया, हाफ माइनस यहाँ शो किया, तो ये जो पाई ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये रिपल्शन देगा इनके नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इस नाते से इसकी जो एसिड स्ट्रेंथ है बेंजोइक एसिड की, फॉर्मिक एसिड के मुकाबले कम है, और रेजिस्टेंस यहाँ होती नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं रिपल्शन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन बेंजीन रिंग फॉर द नेगेटिव चार्ज ऑफ COO माइनस आयन मेक्स इट लिटिल बिट लेस स्टेबल आयन, यानी बेंजोइट फॉर्मेट आयन के मुकाबले थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है। दो बेंजीन रिंग imposes minus I effect also due to sp2 carbon, which makes benzoic acid stronger than acetic acid. Less acidic character of phenyl acetic acid than benzoic acid confirms minus I effect of benzene, जो मैं आपसे बात कर रहा था। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की स्पेशली बात करेंगे और साथ साथ बेंजोइक एसिड की भी बात करेंगे। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।